प्रिय छात्र छात्राओं, आज के इस ऑडियो क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, HD जैन कॉलेज आरा, स्नातक खंड 3 हिंदी प्रतिष्ठा के छठे पेपर में हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने काव्य के प्रकार पर चर्चा की थी और काव्य के प्रकार पर चर्चा करते हुए महाकाव्य की चर्चा की थी, जिसमें संक्षेप में यह बताया गया था कि महाकाव्य का कथानक काल्पनिक, ऐतिहासिक या पौराणिक अथवा मिश्रित हो सकता है। महाकाव्य में जीवन का चित्रण विस्तृत पैमाने पर होता है। इसमें प्रकृति का भी सांगोपांग चित्र उपस्थित किया जाता है या किया जाना चाहिए। नदी, पर्वत, आकाश, विवाह, पुत्रोत्सव, झरने आदि आदि चित्र होने चाहिए। कथा वस्तु को रम्य होना चाहिए। महाकाव्य में नाटकीय तत्वों का भी नियोजन होना चाहिए। महाकाव्य की भाषा गरिमामयी, उदात्त एवं गंभीर होनी चाहिए। यह भी बताया गया था कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। इसका नामकरण वर्ण, वस्तु, चरित्र नायक या कवि के नाम पर होना चाहिए और मंगलाचरण का विधान भी हो सकता है। आवश्यक तो नहीं है, कवि के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन कविजन मंगलाचरण का विधान करते रहे हैं और यह 3 तरह का होता है: आशीर्वादात्मक, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। इसमें संतों की प्रशंसा भी होती है या दुष्टों की निंदा होती है। नायक के वंश का गान होता है। यह भी बताया गया था कि एक सर्ग में एक ही छंद का विधान होना चाहिए। हालांकि कहीं कहीं इसका पालन नहीं भी होता है और महाकाव्य में सभी रसों का समावेश होना चाहिए, किंतु एक रस अंगी होना चाहिए, प्रधान होना चाहिए। और उस प्रधान रस जो है वह श्रृंगार, वीर या शांत में से कोई एक होना चाहिए। तो इस तरह से हमने महाकाव्य के संबंध में कुछ आवश्यक बातें आप लोगों के सम्मुख रखी थी, बताई थी। हमें विश्वास है कि हमारे छात्र छात्रा इसे हृदयंगम करने में सफल हुए होंगे। अब महाकाव्य के उपरांत जो है, चूंकि हम प्रबंध काव्य की चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत समग्रता एवं लघुता के आधार पर इसे महाकाव्य एवं खंड काव्य में विभाजित किया गया है। तो प्रबंध काव्य के अंतर्गत हमने महाकाव्य की चर्चा की
अब बारी है खंड काव्य की। और महाकाव्य को देख लेने के बाद, खंड काव्य को देखने के उपरांत स्वतः ही यह महसूस हो जाएगा कि महाकाव्य और खंड काव्य में क्या अंतर है। खंड काव्य के संबंध में जितनी चर्चा महाकाव्य के संबंध में आचार्यों ने की है, खंड काव्य के संबंध में संस्कृत के आचार्यों ने अधिक चर्चा नहीं की है। रुद्रट और आचार्य विश्वनाथ ने इस पर विचार किया है। रुद्रट ने प्रबंध काव्य के महान और लघु रूपों का कथन किया है, और महान रूप वह हुआ जो महाकाव्य हुआ, और लघु रूप वह हुआ जो खंड काव्य हुआ। तो इन्होंने महान और लघु रूपों के आधार पर महाकाव्य और खंड काव्य की श्रेणी निर्धारित की है। रुद्रट ने लघु काव्य में अर्थात खंड काव्य में, महाकाव्य में तो चतुर्वर्ग की व्यंजना को प्रधानता दी जाती है, लेकिन लघु काव्य में चतुर्वर्ग में से यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से इनकी मान्यता है कि किसी एक का निरूपण होता है या होना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि नवरस का विधान जो है खंड काव्य के अंतर्गत हो, क्योंकि यह लघु रूप है, लघु रूप का कथन है, जीवन की समग्रता का वर्णन नहीं है, जीवन के अंश का वर्णन होता है। यह भी निर्देश किया गया है कि खंड काव्य में आरंभ में नायक को परेशानियों में दिखाना चाहिए, संकट में दिखाया जाना चाहिए, विपत्ति से घिरा हुआ दिखाया जाना चाहिए, और आपतग्रस्त नायक संघर्ष के द्वारा, अपने पराक्रम के द्वारा आगे जाकर के सुख की प्राप्ति करे, ऐसा होना चाहिए। आगे जाकर अपनी समस्याओं पर, अपनी परेशानियों पर विजय प्राप्त करे, ऐसा होना चाहिए। आगे रुद्रट ने कहा कि इसमें करुण रस अथवा प्रवास विप्रलंब का वर्णन होना चाहिए, या पूर्वानुराग का परिपाक दिखाया जाना चाहिए। खंड काव्य के अंत में नायक के अभ्युदय का वर्णन होना चाहिए, ऐसा रुद्रट की मान्यता रही है। आचार्य विश्वनाथ ने खंड काव्य को जीवन का एक अंश कहा है, यानी जीवन समग्र रूप से खंड काव्य में चित्रित नहीं होता है। महाकाव्य में जीवन की विविधता का चित्रण होता है, हर प्रकार की घटनाओं का वर्णन होता है, विस्तृत वनस्थली की भांति महाकाव्य में खिले हुए फूल भी होते हैं, मुरझाए हुए फूल भी होते हैं, और सूख कर गिरे हुए फूल भी होते हैं। हर तरह की स्थिति, चूंकि जीवन हमेशा एक समान नहीं चलता, जीवन का प्रवाह
जो है वह बदलाव लेता रहता है। कभी उसमें तीव्र वेग होता है, कभी मंदता होती है, कभी शिथिलता होती है। तो जीवन का चित्रण विराट पट्टभूमि पर महाकाव्य में होता है और विविधता पूर्ण जीवन का चित्रण होता है, किंतु खंड काव्य में ऐसा नहीं होता है। खंड काव्य में जीवन का खंड चित्र प्रस्तुत किया जाता है। जीवन का कोई महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत किया जाता है और वह अंश महत्वपूर्ण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कभी किसी विशिष्ट घटना का, जीवन के किसी विशिष्ट घटना का वर्णन कर सकता है और वह घटना अपने आप में पूर्ण होती है। ऐसा नहीं है कि अधूरी घटना का वर्णन किया जाएगा। जिस घटना का वर्णन किया जाएगा वह घटना पूर्णता में चित्रित होगी। अब महाकाव्य में अनेक प्रकार का संदेश निहित होता है और महाकाव्य के नाम पर जब हम रामचरितमानस को सामने लाएंगे तो संदेश की गिनती मुश्किल होगी। महाकाव्य में इतने संदेश हैं जिसकी गिनती मुश्किल है और संदेश जो हैं आदर्श की ओर ले जाने वाले हैं। खंड काव्य में कवि जो है वह इतने संदेश लेकर नहीं आता, वह स्वच्छंदता पूर्वक जीवन के किसी एक पक्ष का दिग्दर्शन करा देता है और खंड काव्य की समाप्ति हो जाती है। यह भी सही है कि खंड काव्य में जो जीवन चित्रित होता है, जो घटना चित्रित होती है, वह महत्वपूर्ण तो होती ही है, मार्मिक भी होती है और सौंदर्य मंडित भी होती है, महिमापूर्ण होती है। अब महाकाव्य में कहा गया कि कम से कम 8 सर्ग होने चाहिए। खंड काव्य में ऐसी बाध्यता नहीं होती और न ही ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर मिश्रित कथा के विधान की अनिवार्यता रहती है। कवि को स्वतंत्रता रहती है, कवि को काल्पनिक पात्रों के निर्माण की पूरी छूट रहती है, अपने हिसाब से कथानक के निर्माण की छूट रहती है। उदाहरण के तौर पर जयद्रथ वध, पथिक आदि खंड काव्य को हम ले सकते हैं। तो संक्षेप में हमने महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर को सामने रखा और यह बतलाया कि खंड काव्य का कलेवर
महाकाव्य की अपेक्षा छोटा होता है। महाकाव्य जहां जीवन का चित्र उपस्थित करता है, खंड काव्य वहीं किसी एक घटना पर भी आधारित हो सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी खंड काव्य के संबंध में, और खंड काव्य को समझते हुए इसी दृष्टिकोण से, इसी नजरिए से महाकाव्य और खंड काव्य के बीच के अंतर को भी समझने में सुविधा हुई होगी हमारे छात्र छात्राओं को, ऐसा मुझे लगता है। तो हम समझते हैं कि पिछले क्लास और आज के क्लास के आधार पर प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य को हमारे छात्र छात्राओं ने हृदयंगम कर लिया है, समझ विकसित हो गई है। तो प्रबंध काव्य का जो यह भाग रहा, जिसके अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य आए, और दोनों को बतलाते हुए दोनों के अंतर को भी स्पष्ट करने की कोशिश की गई, तो हम समझते हैं कि प्रबंध काव्य के संबंध में जो कुछ कहा जाना चाहिए था, प्रबंध काव्य के अंतर्गत महाकाव्य और खंड काव्य के रूप में, वो सब बातें बताई जा चुकी हैं। तो आज का क्लास हम यहीं पर छोड़ते हैं, और आगे के क्लास में काव्य के प्रकार के अंतर्गत अन्य प्रकार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।